नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हम जनरल बीएससी थर्ड ईयर के यूनिट नंबर 3 के लेक्चर नंबर 11 के बारे में अध्ययन करेंगे। जो हमारा टॉपिक चल रहा था आयताकार विभव प्राचीर, उसके 2 पार्ट हमने अपलोड कर दिए हैं। काफ़ी लेंथी टॉपिक है, काफ़ी सारी इसके अंदर गणनाएँ हैं, कैलकुलेशंस हैं। और मैंने पहले भी आपको ये बताया था कि बुक के अंदर शॉर्ट में दिया हुआ है, तो आप अपनी कैलकुलेशन को रफ कॉपी में अपने समझने के लिए इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पेपर में ये कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप पेपर में कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग इस पूरे एक टॉपिक के ही 10 पेज 11 पेज है वो इसकी कैलकुलेशन होगी, तो आप सिर्फ इसको ही कंप्लीट कर पाएंगे, बाकी क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाएंगे। तो मैं उस कैलकुलेशन को कुछ हद तक आसान बनाऊंगा, आपके सामने इसको मैं सोल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन उसको आप नोट्स में लिख ज़रूर लें। लेकिन पेपर में अगर टॉपिक ये आता है तो इसे आप डायरेक्ट वैल्यू जो है बुक में जो दे रखी है उसके अकॉर्डिंग ही इसको कोशिश करें तैयार करने की। और फिर भी अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप अपनी कैलकुलेशन है वो करें। तो पार्ट नंबर 2 के अंदर हमने b/a और c/a के मान ज्ञात किए थे। समीकरण नंबर 18 और 19 हमने निकाली थी, जहाँ पर c/a का मान ये आया था और b/a का मान है वो समीकरण 18 के अंदर आपके पास है। आप पीछे वाले वीडियो पार्ट नंबर 2 जो है वो देख सकते हैं, और अगर आप वो वीडियो अच्छी तरीके से देखते हैं तो आप इस वीडियो को आगे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इस वीडियो के अंदर हम मुख्य रूप से निकालेंगे प्रावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक, और यहाँ पर एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर आता है सुरंगन प्रभाव, टनल इफेक्ट जिसे बोलते हैं। ये जो टॉपिक है उसके बारे में 1 नंबर के अंदर भी पूछा जाता है कि सुरंगन प्रभाव क्या होता है, और कई बार इस टॉपिक के अंदर 3 नंबर के अंदर सीधा भी उठा लिया जाता है कि प्रावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक जो है कंडीशन के अकॉर्डिंग, देखो हम जो कंडीशन पढ़ रहे हैं उसमें कण की ऊर्जा जो है वो विभव क्षेत्र V0 से कम के लिए हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद आगे इसके अंदर ग्रेटर देन के लिए भी होता है, जैसा कि हम बाकी टॉपिक्स के अंदर भी पढ़ते आए हैं। तो यहाँ पर प्रावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक क्या होंगे आयताकार विभव प्राचीर के लिए जब कण की ऊर्जा विभव क्षेत्र V0 से कम हो। इस तरीके से यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न भी उठाया जाता है, जो 3-4 साल लगातार पूछा भी गया था। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक से शेयर जरूर करें, ताकि सभी विद्यार्थी साथ साथ अपने नोट्स बना सकें और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रख सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एंड ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट यहाँ पे आपको फाइंड करना है, और इसी के अंदर आएगा सुरंगन प्रभाव, टनल इफेक्ट क्या होता है। तो हमने इक्वेशन 6 और 7 निकाली थी इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर, आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं, जो साई 1 और साई 3 के लिए है। क्षेत्र फर्स्ट व क्षेत्र 3 के समीकरण 6 व 7 के प्रयोग से प्रायिकता धारा घनत्व, देखिए प्रायिकता धारा घनत्व जो है उसके बारे में हमने यूनिट नंबर 2 में पढ़ा था अच्छे से, न्यूमेरिकल भी हमने किए थे कि प्रायिकता धारा घनत्व को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और हमने बताया था कि उसको एस से भी लिखते हैं और एस जे से भी लिखा जाता है। तो उसका फॉर्मूला जो है वो ये होता है, J बराबर एच कैट अपॉन 2 आयोटा m साइन स्टार डी साइन अपॉन डी एक्स माइनस के साइन डी साइन स्टार अपॉन डी एक्स। अब आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर 6 और 7 जो है, समीकरण नंबर 6 आपको मिलेगी साई 1 के लिए और समीकरण 7 मिलेगी साई 3 के लिए। तो एक बार साई 1 के लिए इस J की वैल्यू फाइंड करें और फिर साइन 3 के लिए इस J की वैल्यू फाइंड करें। साइन 3 जो है वो पारगमन गुणांक में है, यानी उसमें C आएगा, और साइन 1 के अंदर A और B आएंगे, यानी इंसिडेंट और परावर्तन गुणांक उसमें आते हैं। तो यहाँ पर वो कैलकुलेशन है, आप सोल्व करें अपनी कॉपी के अंदर। मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ क्योंकि मैथ के स्टूडेंट है तो आपके लिए आसान है उसे हल करना, और अगर मैं यहाँ पे इसको करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें J की वैल्यू आती है आपके पास जब आप समीकरण 6 का प्रायिकता धारा घनत्व ज्ञात करते हैं, जो कि x लेस देन 0 से संबंधित है। आपका क्षेत्र फर्स्ट है V A मोड स्क्वायर माइनस B मोड स्क्वायर। A का मतलब आप जानते हैं इंसिडेंट के लिए होता है, B का मतलब होता है परावर्तन के लिए। और समीकरण नंबर 7 से आपको मिलेगा J बराबर V C मोड स्क्वायर और x ग्रेटर देन 0 क्षेत्र के अंदर है। समीकरण नंबर होगी 20 और 21। अब हम इन दोनों की सहायता से प्रावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक को ज्ञात करेंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए प्रावर्तन गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं। प्रावर्तन गुणांक आपको पता है, जैसे प्रावर्तन गुणांक ज्ञात करना होता है हम पहले की वीडियो के अंदर भी देख चुके हैं। परावर्तित किरण का जो प्रायिकता है उसके अपोन में आपको लगाना है, रेशियो आपको निकालना है किसका, आपतित किरण का।
और पारगमन के लिए आपको ट्रांसमिटेड अपॉन इंसिडेंट करना है। तो यहाँ पर आर बराबर आप लिखेंगे जे रिफ्लेक्टेड अपॉन जे इंसिडेंट। तो रिफ्लेक्टेड के लिए तो बी होता है, तो वी मल्टीप्लाई में था बाहर, तो आर बराबर आएगा वी बी मोड स्क्वायर अपॉन वी ए मोड स्क्वायर। तो वी से वी कैंसिल आउट हो जाएगा और बी मोड स्क्वायर अपॉन ए मोड स्क्वायर, यानी कि मेरे कहने का मतलब है बी अपॉन ए की होल स्क्वायर टोटल यहाँ पर आप कर सकते हैं। समीकरण नंबर हो जाएगी 22। अब समीकरण नंबर 18 सेकंड पार्ट जो इसका है, इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसके अंदर हमने b अपॉन ए और c अपॉन ए के मान निकाले थे। तो वहां से आप b अपॉन ए का मान डायरेक्ट इसमें पुट करेंगे समीकरण नंबर 22 में और r का मान आप ज्ञात करेंगे। लेकिन जैसे ही आप इसमें b अपॉन ए का मान ज्ञात करेंगे तो उसमें k और अल्फा आएंगे। तो जब आप इसको लास्ट में सोल्व कर लेंगे तो आपको के स्क्वायर के बराबर क्या रखना है 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, जो हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर माने थे कांस्टेंट थे। और अल्फा स्क्वायर बराबर आपको रखना है 2mv नॉट माइनस ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। और जहां पर कोस हाइपरबोलिक आए उसको सरल समीकरण से कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए बराबर 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए ये रखना है, ताकि आप ऊपर और नीचे वाले पद जो है उसमें से साइन हाइपरबोलिक को कॉमन लेके काट सकें। अब यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको थोड़ा सा सोल्व करके दिखा रहा हूँ। आर का मान जैसे मैं बी अपॉन ए का रखूंगा तो आपको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा, वो आप अपने रफली कर लीजिएगा। उसकी आगे की जो प्रोसेस है जो आपके बुक में रिजल्ट दे रखा है वो रिजल्ट मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कि कैसे वो रिजल्ट आता है। तो इसके पहले जो बी अपॉन ए का मान रख के आपको थोड़ा सोल्व करना है तो वो आप अपना सोल्व कर लीजिएगा। यहाँ देखिए के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर की होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए अपॉन के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर की होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा प्लस 4 अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर, ये आपके पास इतना आ जाएगा। अब यहां से आप देखें कि मैं के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर की होल स्क्वायर है वो कॉमन ले रहा हूं। तो यहाँ ऊपर तो डायरेक्ट बाहर है, यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से इसके अपॉन में लग जाएगा ये, यानी कि के 4 अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर के अपॉन में लग जाएगा के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर की होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा बाहर और इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। फिर मैं इसके साथ साथ साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए को भी कॉमन ले लेता हूं। तो यहां से मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ 1 बनेगा और ये इसके साथ में यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं जैसे हमने कॉमन लिया तो जो ऊपर वाला था और जो बाहर कॉमन आए वो तो कट जाएंगे, यहाँ पे बचेगा 1 और इसके साथ में लग जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए, और हमारे पास समीकरण आ जाएगी आर बराबर 1/1 प्लस 4 के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर की होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए। फिर ये पूरा स्टेप में ऊपर ले आता हूं तो माइनस की पावर 1 बन जाएगी। आपको पता है जिसकी पावर ना हो उसकी पावर हमेशा 1 होती है, तो -1 ऊपर लग जाएगा। फिर देखिए हम क्या करेंगे, फिर इसके बाद हम के और अल्फा के मान रखेंगे जो मैंने अभी आपको बताए थे। के स्क्वायर का मान ये रहा और अल्फा स्क्वायर का मान ये रहा, ये आप यहाँ पर पुट करेंगे तो के स्क्वायर की जगह रखेंगे 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर डॉट अल्फा स्क्वायर की जगह रखेंगे 2mv नॉट माइनस ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ रखेंगे और माइनस की 1 है। अब यहाँ पर आप पहले इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखिए 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 m स्क्वायर और इंटू मैंने ई रखा, नीचे बन गया एच क्रॉस की 4 और v नॉट माइनस ई। इसी तरीके से यहाँ नीचे देखें आप, पहले मैंने इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन कर दिया है पूरा फॉर्मूला जो है, और ये लास्ट में मल्टीप्लाई में लग गया। अब यहाँ से आप देखें यहाँ पे 4m स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर जग नीचे से मैं कॉमन ले सकता हूँ प्रत्येक टर्म में, और यहाँ से मेरे को 4m स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर कॉमन लेना है, यानी 16 को मैं 4 × 4 लिख सकता हूँ। तो ये मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया। यहाँ पे देखिए आप 1 प्लस 4m स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इंटू 4e नॉट माइनस ई, और यहाँ से कॉमन लेने के बाद ये तो यहाँ से कट जाएगा और यहाँ से आपके पास ये रह जाएगा जैसे मैं कॉमन ले लूंगा। फिर आप इसमें देखें कि हमने जब कॉमन ले लिया है तो ऊपर तो बचेगा 4e माइनस ई, यानी कि r बराबर 1 प्लस 4e माइनस ई अपॉन, यहाँ पे देखें जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पर देखें इसका होल स्क्वायर ओपन करूंगा और यहाँ से इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा ई स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर माइनस 2v0e प्लस 2v0e माइनस 2e स्क्वायर। तो यहाँ से प्लस का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर कितना हुआ 2e स्क्वायर और माइनस का 2e स्क्वायर, ये तो हो गया कैंसिल। प्लस का 2v0e और माइनस का 2v0 ये भी कट गया। तो क्या बचा आपके पास, यहाँ पे देखें आपके पास बचा
वी नोट स्क्वायर और इनटू में ये वाला पद साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए। यानी आपकी बुक में जो लिखा है वो ये रिजल्ट लिखा है सीधा सीधा r बराबर 1 प्लस के 4e v0 माइनस ई अपॉन v0 स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए की पावर 1 माइनस के 1। और समीकरण नंबर आ गई 23। ये समीकरण आ गई परावर्तन गुणांक के लिए। इसमें आगे और भी कंडीशन हम बताएंगे। अब हम निकालते हैं पारगमन गुणांक टी का मान। तो पारगमन में आपको सिर्फ इतना ही करना है, सी बटा ए का मान रखना है, जो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको। ये रहा 19 नंबर समीकरण है, सी बटा ए का मान, जो कि सेकंड पार्ट के अंदर हमारा लास्ट पॉइंट था। इसका मान आप यहाँ पे रख रहे हैं। सी बटा ए का जब यहाँ पे रखेंगे तो देखें 19 से सी बटा ए का मान रखें, और ए का मान रखने के बाद जो मैंने अभी जो प्रोसेस आपको बताई थी सारी की सारी, ये प्रोसेस यहाँ पे देखें ये रही। ये सेम प्रोसेस करने के बाद आपको टी का मान जो है वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। टी बराबर 1 प्लस v0 स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए अपॉन 4e v0 माइनस ई की -1। समीकरण नंबर 24। अब ये जो समीकरण नंबर 24 है ये आ गई पारगमन गुणांक के लिए। अब आप इसमें देखें बड़े ध्यान से, समीकरण नंबर 23 के अंदर देखें आप, 4e v0 माइनस ई ऊपर है और v0 स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा नीचे है, और t वाले इक्वेशन में ये जो है अनुपात आपस में पलट रहा है। तो जैसे हम इनको ऐड करेंगे तो ऐड करते ही हमारे पास r प्लस टी बराबर आ जाएगा 1, और 1 आने का मतलब है कि प्रायिकता संरक्षित रहती है, प्रायिकता फ्लक्स यहाँ पे संरक्षित रहता है। तो एक तो आप इसको ये प्रूफ कर सकते हैं। इसके अलावा इसी के अंदर हम इसमें टनल इफेक्ट के बारे में बताते हैं कि देखें यहाँ से जो टी का मान आया वो कुछ फाइनाइट मान, परिमित मान हमें यहाँ पे मिलता है, यानी कि जीरो नहीं आता। अगर जीरो आ जाता तो इसका मतलब ये होता कि यहाँ पे पारगमन संभव नहीं है, जो कि चिरसमच जो यांत्रिकी है अपनी क्लासिकल फिजिक्स है वो यही कहती है कि टी बराबर जीरो होता है, वो पार नहीं कर सकता है, और इंसिडेंट है वो सारा का सारा रिफ्लेक्टेड के अंदर चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग जब हम इसको डिस्क्राइब करते हैं तो हमें टी की एक फाइनाइट वैल्यू यहाँ पर मिलती है। तो जब ई का मान लेस देन वी नोट हो, जैसा कि अभी हमने ये जो सारी चीजें निकाली हैं ये इसी कंडीशन पर आधारित हैं, तब भी कण के क्षेत्र थर्ड में पारगमन की कुछ धनात्मक प्रायिकता रहती है। इसे रोधिका भेदन या सुरंगन प्रभाव कहते हैं, टनल इफेक्ट कहते हैं, याद रखें। और इसमें एक विशेष बात आपको याद रखनी है कि यदि E टेंड्स टू 0 हो जाए, यानी कण की ऊर्जा वेरी वेरी लेस हो, नगण्य हो, तब R और T के मान क्या होती हैं? R का मान 1 आएगा, T का मान आएगा 0, और उस कंडीशन में पारगमन की प्रायिकता क्या होगी? नगण्य होगी। और यही बात है वो क्लासिकल फिजिक्स आपको बताती है। यहाँ देखिए R का मान 1 और T का मान 0 कैसे आएगा? यहाँ पर अगर मैं E का मान 0 रखता हूँ, यहाँ पर देखें E का मान 0 रखता हूँ तो ऊपर वाला पद 0 हो जाएगा और नीचे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 0 में भाग देंगे इस स्टेप का तो 0 ही आने वाला है, यानी 1 प्लस 0 0 आएगा, तो R का मान यहाँ से क्या आएगा? 1 आ जाएगा। और जब हम T वाले में रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर E जो है नीचे है, यानी यहाँ पे बनेगा 1/0। सपोज करें ऊपर वाला पद है वो 1 है तो 1/0 बनेगा, और 1/0 का मतलब क्या बन गया? यहाँ पे ये बन गया इन्फिनिटी, यानी 1 प्लस इन्फिनिटी की पावर -1 बनेगा। और 1 प्लस इन्फिनिटी कितना होता है? इन्फिनिटी ही होता है। तो इन्फिनिटी की पावर -1 हो गया, तो ये बन जाएगा 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी की 0 हो जाएगी वैल्यू, यानी कि t की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 यहाँ पर आ जाती है। और यहाँ पर पारगमन की जो प्रायिकता है वो क्या होगी? नेगलेक्ट हो जाएगी। यानी इस कंडीशन की अगर हम बात करें जहां पर कण की ऊर्जा E जो है वो वेरी वेरी लेस हो, बहुत कम हो, ऑलमोस्ट नगण्य हो, टेंड्स टू 0 हो, तब पारगमन की प्रायिकता नगण्य होती है, जैसा कि क्लासिकल फिजिक्स में बताया जाता है। लेकिन हमारे क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग इसकी प्रायिकता जो है वो परिमित प्रायिकता आती है। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।